In 2023, we are observing 75th anniversary of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिन्हें हम शॉर्ट में UDHR कहते हैं। इंटरेस्टिंग सी बात है, 1948 में दिसंबर 10 को यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक पूरा प्रस्ताव पारित किया जिसने बताया कुछ राइट्स होंगे जिन्हें हम यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसी डे को हम ह्यूमन राइट्स डे के नाम से भी जानते हैं। पहला सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस ने इतना आगे रख के ह्यूमन राइट्स की जो बात की है, ये ह्यूमन राइट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? माना जाता है कि हम क्योंकि ह्यूमंस हैं तो हम कुछ राइट्स डिजर्व करते हैं, कुछ स्पेसिफिक राइट्स, जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमंस वी डिजर्व टू गेट। तो ऐसे राइट्स को हम कहेंगे कि ये हमें नेचर ने खुद प्रोवाइड किए हैं, कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ये हमारे अपने हैं। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू वर्क, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स की जब भी बात आती है हम इन सारी चीजों की बात कहते हैं। तो अगर जैसे हम मानते हैं कि पहले स्लेवरी हुआ करती थी, ह्यूमन राइट्स ने कहा कि स्लेवरी गलत है, ये सारी बातें आपको इमैनुअल कांत के थॉट से मैच करती हुई मिलेगी, जो कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन इज एंड इन इटसेल्फ, और इसलिए ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा माना गया है पूरी दुनिया में। और इस डिक्लेरेशन के बाद ही हमने देखा इस डिक्लेरेशन में हुआ क्या। इन्होंने 30 ऐसे राइट्स बताए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में हर किसी को एक्सेप्ट करना है। और हमने देखा 1947 के बाद में जब इंडिया भी आजाद हुआ है, उसी टाइम पीरियड में आप देखो पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। उस टाइम में वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, वो हमें बदलते हुए दिख रहा है। और ऐसे टाइम पर ह्यूमन राइट्स भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करते हुए हमें दिखते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई ट्रीटी नहीं है। एक ट्रीटी जब इंटरनेशनल लेवल पर होती है तो कुछ लीगल बाइंडिंग्स हर कंट्री के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, कोई ट्रीटी नहीं है। तो जो भी कंट्री इसमें थी, जैसे इंडिया भी ड्राफ्टिंग स्टेज में यहीं पर था, पर हमारे ऊपर कोई नेशनल लेजिस्लेशन बनाने का कोई ऐसा ऑब्लिगेशन यहां से नहीं आता। ये बस एक मॉरल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम देखें क्या इस UDHR ने कुछ अचीव किया है रियल में, तो यस, पहली चीज तो इसको ग्लोबली काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। 500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में हम देखते हैं UDHR ट्रांसलेट हुआ है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज बनाते टाइम UDHR को रेफरेंस पॉइंट बनाती है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने डिसीजंस देते टाइम इसको रेफर करता है। ये एक मॉरल कंपास की तरह काम करता है, यानी आपकी मोरालिटी डिसाइड करता है कि क्या सही है। किसी पर्सन के साथ अगर स्टेट कुछ गलत कर रहा है तो वहां ह्यूमन राइट्स देखे जाते हैं, क्या वो बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक राइट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। और जैसे मैंने कहा, जब गवर्नमेंट इसको रेफर कर रही है, तो जब कभी किसी गवर्नमेंट अपनी पार्लियामेंट में कोई लॉ बना रही है तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से सोचा जाता है और लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है। इसी के साथ साथ हमने नोटिस किया इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स निकल कर आया था, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो आपने UDHR पढ़ा ना, उसी UDHR के साथ साथ और 2 अगर कन्वेंशंस हम लगा दें, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा देखूं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसे मैं कहता हूं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, जिसमें आपका UDHR काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये है तो अच्छी चीज, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। कहा जाता है कि ये कुछ नहीं बल्कि वेस्टर्न वैल्यूज पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश है, कल्चरल नेशनलिज्म वहां पर आते हुए दिखता है। जो लोग कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हर किसी का कल्चर अलग है। जैसे आशियान वैल्यूज की बात की जाती है कि एशिया में रहने वाले लोग अपनी अलग वैल्यूज रखते हैं, वो वेस्टर्न वैल्यूज के साथ मैच नहीं करते। तो आपने जब कहा कि ये यूनिवर्सल है, ये सारे ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल यानी हर किसी को दुनिया में अप्लाई होने चाहिए, तो ये लोग कह रहे हैं सर इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये तो आपके वेस्टर्न वैल्यूज है, वेस्टर्न कंट्रीज में माने जाने वाले वैल्यूज है। ये पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, मैंने कहा ये कोई ट्रीटी नहीं है, नेशनल ऑब्लिगेशन नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, तो आपने बनाए ही क्यों? इस ह्यूमन राइट्स को अगर आप एनफोर्स नहीं करा सकते तो इनको लाने का फायदा ही क्या? ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, इनमें कोई स्पेसिफिक राइट्स ऐसे मेंशन नहीं है, बहुत ही ब्रॉड तरीके के राइट्स इन्होंने मेंशन करे हैं। चौथी चीज देखो, टाइम पीरियड देखो,
ये वही टाइम पीरियड है जब बहुत सारे कंट्रीज पे कॉलोनियल शासन था, यानी हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे, कहीं और पर फ्रांस का राज है, अलग अलग कॉलोनियल पावर्स हैं। और ये जो ह्यूमन राइट्स बनाए गए, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर्म किया गया, ये बनाने में इन कॉलोनियल पावर्स का भी तो हाथ था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इंटरेस्ट को साथ में रखकर यहां बनाया हो, इनकी बायसनेस हो, ये भी देखी जा सकती है। और कुछ लोग यहां तक कहते हैं सर इतने ह्यूमन राइट्स, ये तो बड़ी आइडियल बात है, आइडियलिज्म की बात है। जब बात रियल पॉलिटिक्स की आ जाती है, रियल पॉलिटिक की आ जाती है, तो क्या कंट्रीज ह्यूमन राइट्स की कदर करेंगे? एक कंट्री अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा या ह्यूमन राइट्स को देखेगा? जब वॉर्स वगैरह होते हैं तब ह्यूमन राइट्स की सोचेंगे या अपने देश के इंटरेस्ट में किसको मारना सही होगा उसको देखेंगे? ये भी एक सवाल आ जाता है, एक क्रिटिसिज्म यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आता है। लेकिन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भले ही क्रिटिसाइज किया जाए, ये जो यूडीएचआर है एक काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेशन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। थैंक यू सो मच।